Good morning. Today we will deal the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and in this series today we will study जूल-थॉमसन कोफिशिएंट। जूल-थॉमसन गुणांक क्या है? किसी भी तंत्र की एंथैल्पी हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो चरों का फंक्शन होती है। जैसे कि अभी हम मान लेते हैं कि एंथैल्पी ताप और दाब का फंक्शन है। अतः यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके अगर ताप में कमी dt है और दाब में कमी dp है, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन dh होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, dh जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर है। तो एंथैल्पी परिवर्तन dH इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी जो कि इक्वेशन में दिखाया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो सी पी के बराबर होता है। इसलिए इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल्स टू सी पी। सी पी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। अकॉर्डिंग टू जूल-थॉमसन कोफिशिएंट हमें पता है कि जूल-थॉमसन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग डी एच इज इक्वल्स टू 0 होता है। जूल-थॉमसन प्रयोग के अनुसार प्रसारण में एंथैल्पी स्थिर रहती है। एंथैल्पी स्थिर रहती है इसलिए डी एच इज इक्वल्स टू 0। अगर डी एच इज इक्वल्स टू 0 है तो जो उपरोक्त इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से अगर हमें डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी का मान ज्ञात करना हो तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, और रीअरेंज करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होगी डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी, या -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर से रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम जूल-थॉमसन गुणांक कहते हैं, और जूल-थॉमसन गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू जे टी के द्वारा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं म्यू जे टी इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच, या उपरोक्त इक्वेशन को हम दोबारा लिख सकते हैं म्यू जे टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि म्यू जे टी के मान को दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए तो उस इक्वेशन को हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा टी डेल जो कि त्रिभुज का आकार बनाया हुआ है वो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। और इसमें से अगर हमें डेल्टा टी का मान निकालना है, ये जो डेल्टा टी है वो प्रसार के द्वारा ताप में हुई कमी को प्रदर्शित करता है, और डेल्टा पी जो है वो दाब में अंतर को प्रदर्शित करता है। तो अगर हमें प्रसार के द्वारा ताप में हुई कमी निकालनी है तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लास्ट इक्वेशन दे रखी है -1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा पी के बराबर होता है। तो डेल्टा टी का जो मान है वो प्रयोग के द्वारा में दिखाए गए थर्मामीटर के द्वारा ताप को मानकर ज्ञात किया जा सकता है। सरंध्र पात्र के दोनों ओर दाब और दाब मापक द्वारा माप कर हम डेल्टा पी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी गैस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सी पी का मान ज्ञात हो तो हम इक्वेशन में डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रायोगिक मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम जूल-थॉमसन गुणांक को आदर्श गैस के लिए निकालते हैं। आदर्श गैस के लिए जूल-थॉमसन गुणांक क्या होता है? जूल-थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस हम डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम जूल-थॉमसन गुणांक की इक्वेशन यूज़ करते हैं म्यू जे टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें पता है कि एच एंथैल्पी है और एंथैल्पी किसके बराबर होती है? ई प्लस पी वी के बराबर होती है। तो म्यू जे टी में हम उपरोक्त इक्वेशन में h की जगह E प्लस पी वी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन प्राप्त होती है -1 अपॉन सी पी डेल बाय डेल पी ऑफ E प्लस पी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू, हम इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। म्यू जे टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल बाय डेल पी एट पी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अतः हम लिख सकते हैं म्यू जे टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल वी
जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन की डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी, उसको हम डेल्टा वी से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको दो टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल बाय डेल पी ऑफ पी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। चूँकि आदर्श गैस के लिए हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट जो टेम्परेचर 0 होता है, अतः जो फर्स्ट टर्म है इसमें डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो 0 होने के कारण फर्स्ट टर्म इसमें 0 हो जाएगी। और हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वी का अगर डिफरेंशियल करें डेल्टा पी के सापेक्ष तो वो 0 होगा। तो उपरोक्त शर्तों के अनुसार म्यू जे टी की जो इक्वेशन लिखी है हमने ऊपर, उनमें दोनों टर्म्स 0 होती हैं, अतः आदर्श गैस के लिए म्यू जे टी का मान 0 होता है। अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। आदर्श गैस में वॉन डेर वाल बल नगण्य होते हैं। आदर्श गैस के प्रसारण में जूल थॉम्सन प्रभाव 0 होता है। ऐसा पाया भी गया है कि जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है, जूल थॉम्सन प्रभाव जो है वो कम होता जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसी जूल थॉम्सन प्रभाव को रियल गैसेस के लिए। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक या व्युत्क्रमण ताप, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसको पढ़ने के लिए हम जो सामान्य या कम दाब पर, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सभी गैसों के जूल थॉम्सन गुणांक के मान धनात्मक होते हैं और गैसों के सरंध्र डॉट में प्रसार में हमेशा टेम्परेचर कम होता है। बहुत उच्च ताप पर सभी गैसों के जूल थॉम्सन गुणांक ऋणात्मक होते हैं। बहुत उच्च ताप पर गैसों के सरंध्र डॉट से प्रसार में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिसमें कि म्यू जे टी का जो चिन्ह बदलता है और इस ताप को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या फिर व्युत्क्रमण ताप। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना के लिए हम क्या करेंगे कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना वॉन डेर वाल समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। एक मोल गैस के लिए वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। अब इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो इक्वेशन में से हम पी वी का मान निकालते हैं। तो पी वी का मान क्या आता है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाय वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस पी बी। और हमें पता है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट हैं, इनके मान बहुत कम होते हैं, इसलिए ए बी अपॉन वी, इनका जो गुणनफल होगा वो बहुत कम होता है, इसलिए ए बी अपॉन वी स्क्वायर के मान को हम 0 मान सकते हैं, उसके मान की हम उपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाई वी प्लस पी बी। और इस इक्वेशन में से अगर हमें v का मान निकालना हो तो v इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी माइनस ए बाई पी वी प्लस बी को हम लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 1 मोल गैस के लिए पी वी इज इक्वल्स टू आर टी के बराबर होता है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 में जो डिनोमिनेटर में पी वी दे रखा है उसकी जगह हम आर टी यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 4 हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी माइनस ए बाई आर टी प्लस बी। और ये जो 4th इक्वेशन है इसका हम अगर डिफ्रेंशिएशन करें इसके टी के सापेक्ष कीपिंग पी कांस्टेंट, तो हमें इक्वेशन 5 मिलती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी प्लस ए बाय आर टी स्क्वायर। उपरोक्त इक्वेशन में टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और -1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन प्लस 1 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वेशन और बी के साथ कोई भी टी के टर्म नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब इस इक्वेशन का अगर रीअरेंजमेंट करके, अगर ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन 4 का अगर हम रीअरेंजमेंट करके आर टी की वैल्यू निकालते हैं तो आर टी की वैल्यू प्राप्त होती है हमें पी वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी। और इसमें से अगर आर अपॉन पी की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन को हम p और से t से डिवाइड करें तो इससे इक्वेशन प्राप्त होती है आर अपॉन पी इज इक्वल्स टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन हमें 6 प्राप्त होती है। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ r अपॉन p इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में अगर हम r अपॉन p की वैल्यू इक्वेशन 6 से सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। और इस इक्वेशन में हम फिर रीअरेंजमेंट करके v को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। और इसमें से अगर हमें डेल्टा t अपॉन डेल्टा, और हमें पता है डेल्टा t अपॉन डेल्टा p एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा h अपॉन
डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp के बराबर होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन अगर हम 8 को यूज़ करते हैं, V इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर को अगर हम यूज़ करते हैं तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट एंथैल्पी में अगर हम इसका मान रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7 को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन Cp, और डेल्टा H अपॉन डेल्टा P की जगह हम उपरोक्त इक्वेशन से वैल्यू रखते हैं T डेल्टा V अपॉन डेल्टा P अब माइनस V, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो म्यू JT का मान क्या प्राप्त होता है, हमें म्यू JT का मान प्राप्त होता है इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन Cp, और ये जो है T डेल्टा V अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V, ये हम निकाल चुके हैं -V, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा 2A अपॉन RT माइनस B के फॉर्म में। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर हमें 9 प्राप्त होती है। जिस ताप पर म्यू JT अपना इस समीकरण में जो ये समीकरण प्राप्त हुई है हमें इक्वेशन नंबर 9, तो इस इक्वेशन में Cp, A, B और T के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए म्यू JT का मान ज्ञात कर सकते हैं। और उपरोक्त इस समीकरण से स्पष्ट है कि अगर 2A अपॉन RT का मान B से ज़्यादा होता है तो म्यू JT का मान धनात्मक होगा, और अगर 2A अपॉन RT का मान B से कम होता है तो म्यू JT का मान ऋणात्मक हो जाएगा। और इस इक्वेशन जो 9 है उसमें A, B और R कांस्टेंट है। म्यू JT का मान और चिन्ह उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर प्रसार किया जाता है, अतः म्यू JT का मान केवल ताप पर ही निर्भर करता है, और वो ताप जिस पर म्यू JT अपना चिन्ह बदलता है अर्थात म्यू JT का मान 0 होता है, वह ताप व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। और इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए हम T की जगह Ti सब्स्टिट्यूट करते हैं, Ti इस T इन्वर्जन। तो म्यू JT वाली जो इक्वेशन है 9th, वो इक्वेशन में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Cp 2A अपॉन RTi माइनस B इज इक्वल्स टू 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और इसलिए हम 2A अपॉन RTi की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास B, और Ti की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 2A अपॉन RB, और Ti इज इक्वल्स टू 2A अपॉन RB के बराबर होगा। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी भी गैस का जो व्युत्क्रमण ताप है वो उस गैस के वॉन डेर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है, क्योंकि Ti की इक्वेशन में A है, B है और R है। तो जो व्युत्क्रमण ताप है Ti वो डिपेंड करता है गैस के वॉन डेर वाल कांस्टेंट A और B पर, और R यहाँ पर कांस्टेंट है। किसी गैस के A, B और R के मान अगर ज्ञात होते हैं तो Ti का मान निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन और निष्क्रिय गैसें जो हैं वो जूल थॉम्सन प्रभाव के लिए एक्सेप्शन होती हैं, क्योंकि ये सामान्य ताप पर प्रसारण में ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती हैं। निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, और यह देखा गया है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर शीतलन प्रदर्शित करती है, और इस ताप को व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। व्युत्क्रमण ताप से अधिक ताप प्रसारित करने पर गैसें गर्म हो जाती हैं। व्युत्क्रमण ताप पर प्रसारित होने पर गैसें न तो शीतलन प्रदर्शित करती हैं और न ही तापन प्रदर्शित करती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए व्युत्क्रमण ताप जो है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड -240 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। प्रसारण से शीतलन होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव धनात्मक और गर्म होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव ऋणात्मक कहा जाता है। व्युत्क्रमण ताप गैस के ताप पर भी निर्भर करता है। व्युत्क्रमण ताप के नीचे तापों पर गैस का प्रसारण कर जूल थॉम्सन प्रभाव से गैस को ठंडा कर सकते हैं, अंततः द्रवीभूत उसको कर सकते हैं। 3 वैज्ञानिक लाइड, हैम्सन और लिंडे की विधियों के द्वारा गैसों के द्रवीकरण में जूल थॉम्सन प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। और हमें पता है कि जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है, लास्ट इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 13 दे रखी है, बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है वो व्युत्क्रमण ताप का दुगना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बॉयल वह न्यूनतम ताप है, इसको हम 2TB लिख सकते हैं। Ti इज इक्वल्स टू 2TB इज इक्वल्स टू 2 × A अपॉन RB। व्युत्क्रमण ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है, सॉरी Ti इज़ 2 टाइम्स ऑफ TB, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × A अपॉन RB। बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे कि अधिक ताप पर गैस के PV का मान दाब के बढ़ने के साथ हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस तरह से आज हमने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की स्टडी की है। किस किस के लिए? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए म्यू JT इज इक्वल्स टू 0 होता है, और रियल गैसेस के लिए म्यू JT की इक्वेशन हम बता चुके हैं। उसके साथ साथ व्युत्क्रमण ताप भी पढ़ा है, और व्युत्क्रमण ताप का बॉयल्स ताप के साथ रिलेशन भी पढ़ा है। थैंक यू।